अस्सलाम वालेकुम जी, मैं और शम्सा हम लोग वापस आ गए हैं अपने नए मौजू के साथ। और पिछले प्रोग्राम को आप लोगों ने इतना प्यार दिया और इतने कमेंट्स भी किए हर जगह, इंस्टा पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, कि आप लोगों को लग रहा है जैसे हम आप ही की बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग, जैसा कि आपको कहा था कि हम बात करेंगे कि जब हम बेबी को घर लेके आते हैं, जस्ट फौरन जैसे ही वो पैदा होता है, उसकी पैदाइश के बाद, और उसके बाद जो झटके लगते हैं। एब्सोल्युटली। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल शनीला, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पिछले पॉडकास्ट की में हमने जो उसकी बेसिकली ये कॉन्टिन्यूटी ही है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आप किन मुश्किलात का क्या चैलेंजेस होते हैं आपके, और उसके बाद जो अगली ज़िंदगी का मरहला होता है कि बेबी एक नन्हा मुन्ना सा प्यारा सा मेहमान जो आपके हाथों में आता है, आपके घर में आता है, तो आपको किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, स्पेशली इस मुल्क में। ओबियसली क्योंकि हम यहाँ रहते हैं तो हम यूके की बात ज़्यादा करते हैं। बैक होम में थोड़ा बहुत हमें पता है, सुना सुनाया कि लोगों के साथ क्या चैलेंजेस होते हैं, वो किस चीज़ से गुजरते हैं, तो हम कंपेयर करते हैं कि हम एडवांटेज पे हैं या डिसएडवांटेज पे हैं। लेकिन इन दी एंड ओवरऑल, जैसे मैं पहले भी कहती हूँ कि डिसएडवांटेज क्या चीज़ होती है, अंडर प्रिविलेज होना कोई चीज़ नहीं होती, ये आपकी एक मेंटल स्टेट होती है। आप एडवांटेज ही एडवांटेज पे होते हैं हर सिचुएशन में, अनटिल और अनलेस आपके हाथ पाँव, आपका दिमाग, आपकी आंखें, आपकी ज़ुबान, नाक सब ठीक है तो आप एडवांटेज पे हैं। और इसमें क्या होता है कि हर किसी का सोचने का तरीका डिफरेंट होता है। कोई चीज़ मेरे लिए एडवांटेज होती है लेकिन अगले बंदे के लिए वो डिसएडवांटेज होती है। एब्सोल्युटली। कुछ मुझे अच्छा लग रहा होता है लेकिन उसको बुरा लग रहा होता है। तो ये भी हमारी सोच ही होती है कि हम इसको कैसे अपने लिए नफ़ा और नुकसान बनाते हैं। एब्सोल्युटली। और इसमें यह है कि हम जो बात करते हैं, हम छोटी मोटी जिंदगी की हिकअप्स, छोटी मोटी जिसे कहते हैं ना चुल्लें, उसके बारे में हम बात करते हैं। स्पीड ब्रेकर्स हमारी जिंदगी जो अचानक आ जाते हैं, और स्यापे, हमारी जिंदगी के स्यापे क्या क्या हैं जिनको हम अपने दिमाग में तारी कर लेते हैं, जो कि नहीं होते। अगेन वही बात के सब आप अपने स्यापे को में से भी कोई अच्छी चीज निकाल लें, उसको एंजॉय करें, मजा करें, उसमें एंजॉय करें। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि जब बेबी को हम घर लेके आते हैं तो यहाँ पे आपको क्या चैलेंज का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले जो हमें चैलेंज आता है कि रात को जागने वाला कोई नहीं होता, रात को मदद करने वाला कोई नहीं होता। दिन रात आपने खुद बच्चे की और अपनी मदद आप करनी होती है। बिल्कुल, क्योंकि जब हम घर आते हैं तो हमें लगता है कि अब हम इसको ले तो आए हैं, अब इसको लुक आफ्टर कैसे करना है, अब इसको नहलाना कैसे है, इसको सुलाना कैसे है, इसको दूध कैसे पिलाना है, इसको हमने लुक आफ्टर कैसे करना है। और मियाँ बीवी का ये इकट्ठा चैलेंज होता है। दोनों मियाँ बीवी को कुछ समझ नहीं आ रही होती कि अब इसका करना क्या है। और यहाँ मैं एक बात छोटी सी ऐड करती चलूँ कि अक्सर माँ भूल जाती है कि मेरे पास बच्चा भी है। मुझे लगता है माँ नहीं भूलेगी, बाप शायद भूल जाए। बाप भूल जाता है, नहीं माँ भी कभी कभी भूल जाती है। मैं एक दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं ऊपर से नीचे आई, बेबी ऊपर था, मैं नीचे किचन में बिजी हो गई और अचानक मुझे ख्याल आया, ओहो वो तो बेबी भी था जिसको मैंने देखा, तो भूल ही गई हूँ कि हमारे घर में वो सोया हुआ अगर मैं छोड़ के आ गई हूँ। तो वो ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं। वेयर एज बैक होम पाकिस्तान में आपको ना बच्चा भूलने देता है अपनी एग्जिस्टेंस, और ना ही आपको इर्द गिर्द, ख़ास तौर पर जो आपके इर्द गिर्द वाले हैं वो बच्चे की एग्जिस्टेंस भूलने नहीं देते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है कि जब बच्चा होता है तो एक जो हमारी पुरानी ट्रेडिशन चलती आ रही है कि इसको घुट्टी कौन देगा। और अच्छा, उससे भी पहले तो सबसे पहले बच्चे को अजान दी जाती है। उसको आप कहते हैं कि आप उसको बताते हैं कि तुम मुसलमान घर में पैदा हुए हो, तो सबसे पहले अजान दी जाती है। और आई थिंक सबसे बेटर है कि वालिद खुद अपने बच्चे के कान में अजान दे। उसके बाद आ जाती है घुट्टी, कि घुट्टी, इसको शहद कौन चटाएगा सबसे पहले, क्योंकि इसकी सारी जो आदतें हैं ना फिर उस पे जानी है। तो खानदान का सबसे जो है ना देखा जाता है समझदार बंदा, नजर घुमाई जाती कौन है, किसको ये काम दिया जाए, ताकि सारी उम्र फिर उसको कहा जाए कि अगर उस बच्चे ने, कोई बेचारे ने कुछ उल्टा काम कर दिया ना तो उस पे इल्जाम दिया जाएगा। घुट्टी का असर है जी, घुट्टी का असर है। लेकिन आई थिंक, मुझे तो लगता है कि माँ बाप दोनों को खुद ही घुट्टी देनी चाहिए, या तो माँ दे या बाप दे। जी बिल्कुल। हम लोगों ने अपने बच्चों में यही किया था कि पहले बच्चे में
मेरे हस्बैंड ने बोला कि शनीला चलो तुम घुट्टी दे दो। वो थोड़ा डर रहे थे कि अगर कुछ हुआ तो इसने कहना है तुम्हारी वजह से, देखो बच्चा तुम्हारी वजह से तंग कर। तो पहले बच्चे को मैंने घुट्टी दी, सेफ प्ले किया आपके भी, सेफ प्ले। दूसरे बच्चे को मैंने कहा नहीं भाई इस बच्चे ने बड़ा तंग किया है, अब आप इसको घुट्टी दें। अच्छा ये दूसरे ने तंग किया, दूसरे ने उनकी तरह का तंग किया। अच्छा कुछ लोग कहते हैं ये सारी मिथ हैं कि नहीं भाई घुट्टी से कुछ नहीं होता, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, डेफिनेटली आपकी आदतें, आपकी शक्ल, कर्म तरम सब जाता है घुट्टी पे, डेफिनेटली। ये बिल्कुल घुट्टी पे शायद जाता है, लेकिन शरीला एक बात यह कि जीन्स का भी तो कोई अमल दखल होता है। अगर माँ बाप ने घुट्टी दी है तो घुट्टी वो दे या ना दे, रिगार्डलेस माँ और बाप के जीन्स तो उसी में है, और दादा दादी, नाना नानी, फुफी, चचा, ताया, उन सबके जीन्स उस बच्चे में होते हैं। तो वो चले एक मिथ को साइड पे रखे तो मैं समझती हूँ कि साइंटिफिकली भी रिजेम्बलेंस होती है। अक्सर ये होता है कि दादी पे शक्ल चली गई, नानी पे चली गई, मुमानी पे चली गई, मामू पे जा सकती है, मुमानी पे नहीं जाएगी। अच्छा आप बताएं, आपको किसने घुट्टी दी थी, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको बताया हो? मुझे आई थिंक मेरे अब्बू ने दी थी घुट्टी। अच्छा। और मैं इसलिए ये और मैं समझती हूँ ऑनेस्टली मेरी बहुत सी आदतें अपने फादर से ज़्यादा मिलती हैं। जिस तरह वो स्ट्रॉन्ग हैं, जिस तरह वो हर फन मौला हैं, जिस तरह वो ज़िंदगी को लेकर चले हैं, मुझ में ऑब्वियसली मैं उनकी बेटी हूँ, एक झलक तो होती है, लेकिन मुझे लगता है ये घुट्टी का असर भी है। और आपका नाम किसने रखा? मेरा नाम भी मेरे फादर ने ही रखा। अच्छा। और मेरे मामले में मुझे घुट्टी मेरे अब्बू ने ही दी, डेफिनेटली। अम्मी कहती हैं कि जब मैंने उनकी गोद में पकड़ाया तो उन्होंने कहा कि अच्छा अब इसको भूख लगी होगी, इसको क्या दूं? तो मेरी अम्मी ने कहा ये शहद थोड़ा सा चटा दें इसको ना। तो इस तरह से घुट्टी अब्बू के हाथों दी गई, और मेरा नाम मेरी चची ने रखा। और मेरी चची ने भी कैसे मेरा नाम रखा, ये भी एक कहते हैं ना कि अब्बू घर आए और उन्होंने कहा कि बेबी गर्ल हुई है तो अब उसके सर्टिफिकेट बनवाना है, तो कोई नाम समझ नहीं आ रही क्या रखें। तो मेरी चची उस वक्त एक नॉवल पढ़ रही थी, और उस नॉवल में जो कैरेक्टर थी उसका नाम शनीला था, और बहुत प्यारा नाम है। हाँ जी, मैं कहती हूँ यही बात है कि घुट्टी के बाद जो बड़ा एक घर में इशू कह लें या सवाल कह लें, या एक वो चीज़ होती है कि नाम इसका क्या रखना है और किसने रखना है, ये एक बड़ा मामला होता है, बहुत होता है कि कौन रखेगा। अच्छा इस मामले में ना मैं बड़ी लकी रही कि मेरे जो हस्बैंड के वालिद हैं वो हमें अच्छे से नामों की एक लिस्ट बना देते थे जिनके अच्छे मतलब हैं, इस्लामिकली जिनके मतलब बहुत अच्छे हैं। वो 5-6 नाम दे देते थे और कहते थे बेटा इसमें से ना कोई भी नाम रखोगे ना ये अच्छा नाम, बहुत अच्छी बात, मतलब ये नहीं कि नहीं ये नाम है तुमने यही रखना है। आई थिंक बीइंग पेरेंट्स हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि माँ ही रखे या बाप ही रखे, ठीक है उनका राइट एब्सोल्युटली ज्यादा है, लेकिन ये है कि हमेशा प्यार जो नानी दादी और नाना और दादा का जो प्यार होता है, और फिर चचास का, मामूस का और पुप्पोस का जो प्यार होता है, उसको डिनाई नहीं करना चाहिए। सब मिलजुल कर सजेशन होनी चाहिए, जरूर पूछना चाहिए, इससे एक बॉन्ड क्रिएट होती है। वो बच्चा जो फैमिली में होता है, अगर पेरेंट्स ये एक्ट करें कि सबसे पूछ लें या सबको बता दें कि भाई कैसा है, अगर हमने ये सोचा है, या ऑब्वियसली पेरेंट्स ने एक नहीं कई नाम सोचे होते हैं, आप अगर इसको ओपन कर दें फैमिली में, तो वो बच्चा जो आने वाला बच्चा एक बॉन्ड क्रिएट हो जाती है उसकी पूरी फैमिली से, पूरी फैमिली उसकी तरफ इन्वॉल्व हो जाती है, और ये लाइफ टाइम के लिए एक डिग्री या सर्टिफिकेट बन जाता है कि इस बच्चे का नाम हमने सजेस्ट किया था। वो उस शख्स की फैमिली में जिस शख्स ने भी रखा हो उसकी एक खास कनेक्शन उस बच्चे के साथ आपका क्रिएट हो जाता है। ऐसे ही होता है। और फिर ये होता है कि आप बड़ों को एक इज्जत दी जाती है। अब जैसे जब मेरा दूसरा बेबी हुआ तो वो नाम जो इसी तरह अब्बू ने इसी तरह लिस्ट बना के दी, अब उसमें जो नाम हमने चूज किया वो नाम सजेस्ट किया था मेरी नंद ने, तो वो आज तक कहती है देखो इसका नाम मैंने रखा, और बड़ी खुशी से कहती है। और ऑब्वियसली हम लोगों ने उसमें से चूज किया, हमें भी ये हक मिला कि हम चूज करें, और उनको भी ये हुआ कि ठीक है हमने ये लिस्ट बना के दी है, इनके मतलब अच्छे हैं, आप लोग ये नाम रखें। तो नाम जो है वो इसी तरह मिलजुल के मरहला होता है घर आने के बाद, उसमें
ہماری میں سمجھتی ہوں کہ سب سے رائے لینا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے رادر دین کہ پیرنٹس جو ہے نا مدر خاص طور پہ وہ ہو جائیں کہ نہیں جی پپو نہیں رکھے گی سسرال والوں سے نام نہیں میں ہی رکھوں گی یا میرے گھر کی طرف سے آئے گا، میرے گھر کی طرف سے آئے گا. یہ بہت غلط باتیں ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے بچے کو آئسولیٹ کر دیا, بچے کو آپ کیا کر رہی ہیں کوشش کہ بچے کو نکال رہی ہیں کہ جو پیار اس کو اتنے لوگوں کا انکنڈیشنل پیار جو ملنے والا ہے, آپ نے وہاں پہ ایک کوسچن مارک ڈال دیا. کوسچن مارک ڈال دیا آپ نے, ایک وہ کہتے ہیں نا شیشے میں بال ڈال دیا, شیشے میں تو وہ چیز نہیں کرنی. ایبسولوٹ. چلیں اب ہم بڑھتے ہیں نام سے آگے. نام سے اب جب گھر میں آئے اور بچے کو جب اس نے راتوں کو چیخیں ماری, اور کیونکہ آپ بھی پہلی دفعہ ماں بن رہے ہوتے ہو, باپ بھی پہلی دفعہ باپ بن رہا ہوتا ہے, ہم نیو پیرنٹس ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہوتا اس کو لک آفٹر کیسے کرنا ہے. اچھا میرے کیس میں تو یہ ہوتا تھا کہ میری بچی روتی تھی اور میں بھی روتی تھی ساتھ, کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ چپ کیوں نہیں کر رہی, یہ روئے کیوں جا رہی ہے, کیا دودھ پی لیا, سلا دیا, نیپی چینج کر دی, نہلا دیا, سب کچھ کر دی, اس کا رونا کیوں نہیں ختم ہو رہا, مسئلہ کیا ہے اس کو. یہ ایک بڑی کامن بات ہے کہ شنیلا آپ نے پھر دل چھوٹا کر لیا بچی کے ساتھ, کیونکہ وہ بچے ایسے طریقے سے روتے ہیں واقعی آپ کا دل بند ہو جاتا ہے اور آپ کا اپنا رونا نکلنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے, یہ کیوں رو رہا ہے, اس کو ہوا کیا ہے, کہاں درد ہے, پیٹ میں, ناک میں, کان میں, کہاں درد ہو رہی. اچھا مجھے نا ایک فوبیا ہو گیا تھا, میں ساری رات سوتی نہیں تھی, میں اس کو کوٹ بیڈ میں نہیں لٹاتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ اگر اس نے رات کو دودھ نکال دیا اور اگر اس کا دودھ ناک کی نالی میں چلا گیا, سانس کی نالی میں چلا گیا, اس کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا. تو میں اس کو اپنے ساتھ مطلب کہتے ہیں نا کلیجے سے لگا کے, اور بار بار اٹھنا اور بار بار دیکھنا, اور مطلب آپ کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی تھی. اور کیا ہوتا تھا, اچھا جب اس نے سونا ہے نا دن میں, تو میں نے سوچنا ہے فٹافٹ کام کر لو, لیکن آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے, آپ کو اس کے ساتھ آرام کرنا چاہیے تاکہ آپ بھی فریش ہو. کیونکہ یہ چھوٹے موٹے فیئرز ہوتے ہیں اوبیسلی, اس طرح کے اور بھی کئی فیئرز ہوتے ہیں بینگ اے مدر. اوبیسلی راتوں کو جانا اسپیشلی یہ ہوتا ہے جب آپ اکیلے ہوتے ہیں, بالکل آپ مائکرو فیملی میں رہ رہے ہیں, آپ اوبیسلی ہسبینڈ ہے, اس نے تو رات کی نیند پوری کرنی ہوتی ہے کیونکہ اس نے نیکسٹ ڈے جاب پہ جانا ہوتا ہے, کام پہ جانا ہے, وہ بیچارہ نہیں کر سکتا. آپ نے تو دن میں بچے کے ساتھ رہنا ہے, بچہ دوبارہ سوئے. شنیلا آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ جب بچہ سوئے تو سو جانا چاہیے. چھوٹے موٹے فیئرز کو سائٹ پہ رکھ کے بچے کی, کیونکہ آپ نے ایک پورا ایک بگ روٹین ہے, کام ہے, مشقت ہے, محنت ہے, آپ نے اس بچے کو پالنا ہے, بنانا ہے, اس کی اوبیسلی ساری زندگی کا بیڑا آپ نے اٹھانا ہے. تو زندگی کے شروعات میں ہی اگر آپ تھک جائیں گے یا آپ جو ہے نا ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں, آپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں, آپ کو کچھ اچھا نہیں لگتا. اچھا اور اس کی ایک اور وجہ ہوتی ہے جو پاکستان میں بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, کہ بیبی کے بعد آپ کو ایک پوسٹ ڈپریشن آتا ہے. بالکل, جو مطلب لوگ جانتے ہی نہیں کہ پوسٹ ڈپریشن کیا ہے. اب جب ریکگنائز ہی نہیں کرتے ہیں, خاص طور پہ گھر کے بڑے بوڑھے, آپ کا ہسبینڈ یہ چیز ریکگنائز ہی نہیں کرتا کہ پوسٹ نیٹل ڈپریشن میں اچھی خاصی مدر چلی جاتی ہے. جس طرح یہ جو آپ نے ایک فیئر کا ذکر کیا, اسی طرح کے اسی سے ریلیٹڈ اور کئی فیئرز ہوتے ہیں, اور باڈی ایموشنلی آپ کی بہت اپ سائڈ ڈاؤن ہوئی ہوئی ہوتی ہے, ہارمونلی بہت اپ سائڈ ڈاؤن ہوئی ہوئی ہوتی ہے. اس میں آپ کو بہت پیشنس کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے, آپ کو یہ ساری چیزیں انڈرسٹینڈ کرنی پڑتی ہیں. یہاں پہ یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ کیونکہ بہت سی فیملی نہیں ہوتی پاس, تو آپ خود, آپ کا ہسبینڈ اور آپ اس سے ایزیلی گو تھرو ہو جاتے ہو. ویئر ایز جب آپ جوائنٹ فیملی میں ہوتے ہو تو یہ کیوں رو رہی ہے, اس نے کیوں شکل بنا لی ہے, یہ کیوں کمرے میں بند ہے, اللہ نے اولاد دی ہے خوش کیوں نہیں ہو رہی ہے, بیٹا دیا ہے رو کیوں رہی ہے. اور یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ نرس آتی ہے, وہ آپ کے 15 دن بعد آ رہی ہے, 6 ویک بعد آ رہی ہے, وہ آپ سے پوچھتی ہے ہاؤ یو فیل, آپ کو کیسا لگ رہا ہے, آپ کو کیا آپ کی فیلنگز ہیں, آپ کے ہسبینڈ کی کیا فیلنگز ہیں. وہ آپ کو سیدھا نہیں پوچھے گی کہ آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو پوسٹ ڈپریشن ہو رہا ہے, کیا بیت رہی ہے. بلکہ شنیلا مجھے اچھی طرح یاد ہے فرسٹ ٹائم جب میرے پاس نرس آئی گھر میں, تو اس نے مجھے کوسچنئر دیا کہ یہ اس پہ یس نو لکھو. تو اس میں کوئی about 8-10 questions تھے کہ do you feel like hitting yourself,
डू यू फील एंग्री, डू यू फील हैप्पी, डू यू फील डार्क, और इस किस्म के मुख्तलिफ क्वेश्चन थे. एक क्वेश्चन मुझे याद है, तो ओबियसली मैंने सब पे येस नो टिक जैसे भी रिक्वायर्ड था मैंने किया. देयर वाज समथिंग जो इंग्लिश का कोई वर्ड था जो मुझे उसका मीनिंग समझ नहीं आया. ऑब्वियसली इतना क्विक करना था, कोई गूगल का भी उस वक्त ट्रेंड नहीं था कि मैं उस वर्ड का मीनिंग देख लूँ कि इसका मतलब क्या है. तो मैंने उस पे मुझे नो लिखना था, जो कि मैंने येस लिख दिया. उन्होंने तो वो कोई सीरियस मसला बना लिया. वो तो पूरी टीम आ गई मेरे घर के. वाई डिड यू राइट, उसका मतलब कुछ ऐसा था कि मैं आई फील लाइक हिटिंग माई सेल्फ, या आई फील लाइक डूइंग समथिंग टू माई सेल्फ व्हेन यू नो. तो उसका कोई वो ऐसा वर्ड था जो मुझे समझ नहीं आया. तो वो तो पूरी टीम आ गई, उन्होंने सीरियस मसला बना लिया इस बात का कि जो है ना ये क्यों इस चीज़ से गुजर रही है. सो शी नीड सपोर्ट, शी नीड आवर हेल्प. तो उन्होंने लिटरली अनटिल और अनलेस मैंने उनको यकीन दिलाया कि मैं ऐसे किसी चीज़ से नहीं गुजर रही. ओबियसली लैंग्वेज बैरियर्स भी होते हैं शुरू में. बिल्कुल. तो ये चीज़ अब देखिए इस हद तक यहाँ पे है. वेयर एज पाकिस्तान में इस चीज़ का अब रिसेंटली नाउ अ डेज कॉन्सेप्ट तो है. ओबियसली यू नो लोगों को पता है, अब अवेयरनेस काफ़ी है, लेकिन बैक इन टाइम इस चीज़ की कोई अवेयरनेस नहीं थी. आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसे ही होता है. और अब आप देखें कि पाकिस्तान में ये होता है कि जब लड़की को इस तरह का डिप्रेशन होता है और उसका कोई इलाज नहीं होता, या उसको ताने देने शुरू कर देते हैं कि तुम तो खुश ही नहीं हो, तो वो एक उस डिप्रेशन में डीप जाना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या कहते हैं कि जी प्रेगनेंसी में, बच्चे की विलादत में इसका दिमाग हिल गया है. और बहुत सी बच्चियां जो हैं, मैंने खुद देखा है और अपने आसपास सुना है कि वो इस तरह की हालत में या तो बच्चे छोड़ के चली जाती हैं या बेचारी खुदकुशी कर लेती हैं, क्योंकि उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा होता. तो हमने इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है. तो अब आगे चलते हैं इस चीज़ से. तो अब क्या होता है कि अब हमने करना सब कुछ खुद है. कपड़े खुद धोने हैं. एक हफ्ते बाद इंजेक्शन आ गया है. अब बच्चे, अब ये नहीं, आप छिले वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. नहीं. आपने हस्बैंड काम पे है, और ये पेटर्निटी लीव तो अब जाके शुरू हुई है. पहले पेटर्निटी लीव नहीं होती थी. अब मतलब अब ये 2 वीक की पेटर्निटी लीव हस्बैंड को मिलती है, पहले नहीं मिलती थी. उसको अपनी छुट्टियों में से छुट्टियां लेनी पड़ती थी, और उनको होता था चलो यार ये बाद में ले लूंगा, या मैं 2 छुट्टी ले लेता हूँ, 3 छुट्टी ले लेता हूँ, हम जो है ना मिलजुल के कुछ कर लेंगे. तो जब आपको छठे ही दिन घर से निकल के इंजेक्शन के लिए निकलना पड़ता है ना बच्चे को लेके, बच्चे सर्दियों, मेरे तो 2 बच्चे सर्दियों में पैदा हुए हैं, और मुझे उनको बाहर लेके निकलना है. और उस वक्त आपको पता है हमें ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होता. जवान होते हैं, जवानी का जोश होता है कि जी अम्मी ने कहना कि सर ढांप लो, सॉक्स पहन लो, नहीं मुझे तो गर्मी लग रही है. बिल्कुल. और वो अब आके वो जोड़ों का दर्द अब निकलता है, तो वो पता चलता है. तो ये प्रोबेबली डिसएडवांटेज है कि हमें बच्चा ग्रोसरी करने जाना है तो बच्चा साथ लेके जाना है. अगर घर में फैमिली सपोर्ट हो तो हमें साथ ले जाने की जरूरत नहीं होती. ऑब्वियसली घर में संभालने के लिए लोग हैं. हाँ जी. तो यहाँ पे ये वन ऑफ द डिसएडवांटेज हो जाता है. लेकिन एक जो बड़ी बात होती है शनीला, मैं समझती हूँ कि जब आप यंग पेरेंट होते हैं, माँ और बाप दोनों, जब आप अकेले रह रहे होते हैं तो आप अपनी मर्जी से बच्चे की तरबियत कर पाते हैं, बच्चे की रूटीन बना सकते हैं. वेयर एज जॉइंट फैमिली में या बैक होम मैंने नहीं देखा कि किसी भी बच्ची ने, किसी भी यंग फैमिली ने अपने बच्चे की अपने मुताबिक रूटीन बनाई हो या तरबियत की हो. ऑब्वियसली मैं उसको डिनाई नहीं करती, घर भरा पूरा हो तो वो एक जनरल तरबियत जो घर का ट्रेंड होता है वो वैसा ही बच्चा निकलता है. लेकिन अगर आप अकेले रह रहे हों तो बच्चों को, स्पेशली बहुत दूर भी रह रहे हों, परदेश में रह रहे हो जैसे हम रह रहे हैं, तो आप बच्चे को उस तरह मोल्ड कर सकते हैं, उस तरह बना सकते हैं, उसकी तालीम, उसकी तरबियत उस तरह दे सकते हैं जैसे आप करना चाहते हैं. इसीलिए हमारे बच्चे थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं बाकी फैमिली के बच्चों से. क्योंकि मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि जहाँ पे अगर माँ बच्चे को कुछ थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती है तो दादा, दादी, ताया, ये सब फुफ्फो, ये सब खड़े हो जाते हैं. आगे क्यों डांटा है, क्यों डांट रही हो, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा आ मेरे पास, क्या हो गया, माँ ने डांटा है, नहीं ये तो गंदी मम्मा है. हाँ. इस तरह करके हम बच्चों के दिमाग खराब करते हैं. बच्चों को ये करके कि माँ तुम्हारी जो है ना वो तुम्हें डांट रही है, शी इज नॉट वेल,
she is not good. और हम तुम्हारे दादा दादी, हम तुम्हारी फूफो, हम तुम्हें ज्यादा प्यार करते हैं, हम तुम्हें डांट नहीं खाने देंगे, जो कि बहुत गलत बात है। अगर माँ डांट रही है तो प्लीज उसको डांटने दें। अच्छा, हमने हस्बैंड वाइफ ने शुरू से आपस में ये एक असूल रखा था कि अगर वो बच्चे को डांट रहे हैं, क्योंकि बहुत सी माएँ ऐसे करती हैं कि बाप डांट रहा है तो नहीं, आपने क्यों डांटा? नहीं, मैं देख लूंगी, आपने कुछ नहीं कहना, मैं घर में हूँ, मैं देखती हूँ, मैं करती हूँ, आपने कुछ नहीं कहना। इसका बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान है। हमारा ये रूल था कि अगर मैं डांट रही हूँ तो आपने उस वक्त कुछ नहीं कहना, बाद में चाहे मुझे जितना मर्जी डांट लें, लेकिन अगर आप कुछ कह रहे होंगे, मेरी जान सूख रही होगी, लेकिन मैं बीच में इंटरफेयर नहीं करूंगी, क्योंकि ये बच्चे की तरबियत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और माँ बाप की अहमियत, अगर माँ ने या बाप ने उस डांट के वक्त एक दूसरे को रोक दिया बीइंग एडल्ट, तो बच्चे की अहमियत नहीं रहेगी, आपके बच्चे के दिल में, जहन में बाप की और माँ की अहमियत ही नहीं रहेगी। वो कहेंगे माँ गलत है, बाप सही है। हाँ, ये हो जाएगा। अगर माँ डांट रही है तो बाप ने टोक दिया तो माँ गलत हो गई, अगर बाप डांट रहा है, माँ ने रोक दिया तो बाप गलत हो गया। बच्चे की नजर में किसी की वो इज्जत रहेगी नहीं, अहमियत रहेगी ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज होती है शनीला, फैमिली में, यहाँ पे तो हम अपनी मर्जी से नहलाएंगे, अपनी मर्जी से कपड़े पहनाएंगे, अपनी मर्जी से बच्चे को की रूटीन बनाएंगे। अब बैक होम क्या होता है या जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि जो भी आया, अब वो थोड़ी देर बाद आपने देखा बच्चे को तेल लगा हुआ है। और एक मुझे शमसा एक बहुत बड़ी बात याद है, हर कोई जो आता है ना वो सबसे पहले ये कहेगा बच्चे का सर सही नहीं बनाया, हाँ, बच्चे का सर खराब कर दिया, इसके सर के नीचे गोल तकिया रखो, इसके सर के नीचे गत्ता रखो, इसके सर के नीचे चावलों वाला तकिया रखो। मतलब हर कोई अपनी ही आके बताता है, उसमें सर ठीक होने के बजाय और खराब हो जाता है। और इसको सुरमा डालो, इसके कान में तेल डालो, इसको खुश्की है, कोई आते जाते कोई अंडा चटा गया, कोई ये कर गया, कोई वो कर गया। ये चीजें बुरी नहीं है, मतलब हम बात कर रहे हैं थोड़ा, लेकिन यंग पेरेंट बड़े अनॉय होते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता था। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, मैं सॉरी आपकी बात काटी, कि पाकिस्तान में कहते हैं ना पीछे से सर बिल्कुल चिपटा होना चाहिए। यहाँ पे अगर नर्स ने देखा कि आपके बच्चे का सर पीछे से चिपटा है, वो आपको बकायदा एक हेलमेट देते हैं कि बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ रुक जाती है, बच्चे का सर गोल होना चाहिए, रादर देन कि हम कहेंगे जी पीछे से बिल्कुल चिपटे। प्यारा लगता है, पता नहीं क्यों ये चिपटे वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल, ये अगर जो हमें पाकिस्तान, ऑनेस्टली आई फॉलोड स्ट्रिक्टली एज वेल। मेरे तीनों बच्चों के सर बड़े प्यारे थे और मुझे बड़े मेडल मिले कि ये चिपटे में बड़े मेडल मिलते हैं। आपको फैमिली में जब आप बैक होम विजिट करते हैं, आपको ससुराल में बड़े मेडल मिलते हैं कि सर बड़ा सोना बनाया है। और मैंने देखा यहाँ बच्चों को हेलमेट वो नर्स या डॉक्टर पहनाएगा कि नहीं, आपके बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ रुकेगी, सर उसका गोल होना चाहिए। प्लीज आप इसको कुछ बनाने की कोशिश ना करें। जहां पे आप देखें कि बच्चा एक ही साइड को सो रहा है और पीछे को निकलता जा रहा है, वो आप उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कोशिश करेंगे, एक तरफ ही ना सोए, दूसरी तरफ भी सोए, सीधा भी सोए, बस। इससे ज्यादा कोई और जो है ना वो कारीगरियां करने की जरूरत नहीं है। और मसाज जरूर करें। हाँ जी, मैं समझती हूँ कि नानी दादी अगर वो सिर्फ सर में तेल ना लगा जाए, वो मसाज करें, बिल्कुल। उससे हम बच्चियां यंग बड़ा चिढ़ती हैं कि ओए मैंने तो अभी नहलाया था बच्चे को, इतना प्यारा बनाया। नहाने से पहले प्लीज आप बच्चे को जरूर मसाज करें। यहाँ पे भी रेकमेंडेड होता है, जितना मर्जी तेल लगाना है आप लगाएं, जरूर लगाएं, लेकिन ओब्वियसली ज़रा नानियों दादियों को ड्राई सर पसंद नहीं है। बेशक बच्चे ने जितने मर्जी खूबसूरत कपड़े पहन लिए और नहा के वो तैयार हुआ है, जैसे हम भी नहा के तैयार होते हैं, हम नहीं लगाते हैं ऑयल, सुरमा नहीं लगाते। अब सुरमे का भी कॉन्सेप्ट है, आप बस नजर तेज होगी, लेकिन उसके लिए सुरमा भी प्रॉपर वही होना चाहिए जो कोहे तूर से निकला है, बिल्कुल, उससे आपकी नजर तेज होगी। आप बिलीव करें, मेरी बचपन की सारी तस्वीरें, इतने बड़े बड़े सुरमे, मेरे क्या, मेरे भाइयों के क्या, और डोरे खिंचे हुए हैं ऐसे जोर, मतलब खींच के डोरे खिंचे। और फिर अम्मी कहती है कि देखा ये मैंने तुम्हें सुरमे लगाए ना, इसलिए तुम्हारी आंखें बड़ी हैं, लेकिन आंखें बड़ी हैं क्योंकि मेरे माँ बाप दोनों की बड़ी हैं।
تو اس سے کوئی آنکھیں بڑی نہیں ہو رہی, کوئی نظر تیز نہیں ہو رہی ہے, صرف سوائے اس کے کہ آپ کی بچپن کی پکچرز جو ہے نا وہ اگلی ہو چکی ہیں. پتہ ہی نہیں لگتا لڑکا ہے لڑکی ہے. میرے سب بھائیوں کی آنکھوں میں اتنے بڑے بڑے سرمے ہیں. تو یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں کریں, لیکن یہ نہیں کہ اس کو بہت زیادہ سوار کر لیں. ہاں, اور بینگ پیرنٹ, ینگ مدرز, ینگ بچیاں آج کل اس کو مائنڈ بھی نہیں کر رہی. یہ خوبصورتیاں ہیں جو ہمارے بچوں کے ساتھ نہیں ہوئی ہیں, اگر آپ کے بچوں کے ساتھ ہو رہی ہیں, کیونکہ ہمارے بچوں کو نانی دادی کا اس طرح ہم ساتھ نہیں رہتے تھے تو اس طرح پیار نہیں ملا. میں تو جب جاتی تھی, میں وزٹ کرتی تھی مہینہ 2 مہینہ, I allowed them to do whatever they want to do. ایک چیز مجھے بہت ہوئی, ایک مجھے اپنے جب میرے بچے بیبیز تھے تو یہاں کا ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ تھا کہ ہمیں نرسز بھی یہ کہتی تھیں کہ بچے کو آپ اپنے ساتھ بہت زیادہ نہ رکھیں, اور پھر اوور آل بھی یہ تھا کہ آپ نے بچے کو اٹھانے کی عادت اگر ڈال لی, اور واقعی بچے کو آپ اٹھانے کی عادت ڈالیں تو آپ کوئی اور کام نہیں کر سکتے. تو ہم اتنا ڈرے ہوئے تھے, اتنا ڈرے ہوئے تھے کہ میں اتنا ڈری ہوئی تھی کہ یہ تو میں کوئی کام کر ہی نہیں سکوں, کیونکہ میں بالکل اکیلی تھی. I had no family around me. تو میں نے کیا کیا, میں نے اس کو کاٹ میں سلانے کی عادت, اور پھر یہ ہے کہ بہت زیادہ اٹھانے کی عادت بالکل نہیں ڈالی. بڑی ڈیلیبریٹ کوشش کی کہ میں انہیں زیادہ نہ اٹھاؤں تاکہ میں دوسرے کام کر سکوں, اور بچے ریلیکس تھے, میرے کام تھے اور میں نے دوسرے کام کیے. لیکن جب تھوڑے سے بچے بڑے ہوئے, جب میں بیک ہوم جاتی تھی تو مجھے پیرنٹس اور باقی میں اپنی بہنوں کو یا اور لوگوں کو دیکھتی تھی تو انہوں نے بچوں کو بہت اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا, ساتھ رکھا. اس وقت جب بچے تھوڑے سے بڑے ہوئے مجھے اس چیز کی کمی کا بہت احساس ہوا کہ آئی وش کہ میں اتنا نہ کرتی, میں تھوڑا سا انہیں میں بھی اٹھاتی. تو جب بچے بڑے ہو گئے تو آئی مسڈ دیٹ پیریڈ کہ میں نے بچوں کو زیادہ اٹھایا نہیں, کیونکہ بچے کو ماں کی خوشبو ہوتی ہے. بالکل, آپ جب بچے کو اپنے پاس لاتے ہیں, اس کو فیڈ کرتے ہیں, اس کو پیار کرتے ہیں, اس کو آپ کی خوشبو ہوتی ہے, وہ اس خوشبو سے کھینچا آتا ہے آپ کی طرف. تو اس کو پیمپر بھی کریں, اس کو پیار لاڈ بھی کریں, لیکن اس کو سلانے کی عادت بھی الگ ڈالیں. کیونکہ سم ٹائم یہ بھی ہو سکتا ہے, جیسے کہ پاکستان میں یہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہے کہ ماں باپ نے بیچ میں بچہ سلا لینا ہے, لیکن آپ خود بھی تنگ ہوتے ہیں, اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا, بچہ آپ کے نیچے آ جاتا ہے رات کو سوتے ہوئے. بیسیکلی کوشش کریں کہ بیلنس رکھیں. بہت زیادہ اٹھانا, اوبویسلی پیار اور محبت جو ماں نے دینی ہے, باپ نے دینی ہے, وہ ڈیفینیٹلی ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے وہ بڑھ چڑھ کر ایک سے بڑھ, وہ ایک نیچرل چیز ہے, وہ تو دیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, آپ ضرور کریں. نیو پیرنٹ ہیں یا ایکسپیرینسڈ پیرنٹ ہیں تو, لیکن یہ ہے کہ آپ اسٹل اینڈ تک سیکھتے ہی جاتے ہیں, چاہے آپ 6 بچے پیدا. ہم اپنی عادتیں بچوں کے حساب سے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن یہ غلط ہے. ہم نے بچے کو ٹرین کرنا ہے, ہم نے بچے کے حساب سے ٹرین نہیں ہونا. ایگزیکٹلی. ہوتا کیا ہے کہ بچہ بہت ہوشیار ہوتا ہے, ہم سمجھتے ہیں بچہ بہت معصوم ہے, بچے کو کچھ نہیں پتا. بچے کو سب پتا ہوتا ہے. اس کو پتا ہے کہ میں چیخوں گا تو مجھے یہ چیز ملے گی, میں روؤں گا تو مجھے یہ ملے گا. کیونکہ سب سے پہلے ہمارا کیا ہوتا ہے کہ بچے کی ڈمی چھڑانی, بچے کی دودھ کی بوٹل چھڑوانی, یہ چیزیں ہوتی ہیں, اور بچے کی نیپی چھڑوانی. یہ 3 چیزیں ہم نے, بچوں کی جو ایک عادت ہوتی ہے اس کو چھڑوانا ہوتا ہے. تو ہم نے ان کے حساب سے نہیں چلنا, ہم نے بچوں کو اپنے حساب سے چلانا ہے. اگر وہ رو رہا ہے اور ہم فٹافٹ اس کو پیمپر کرنے لگے ہیں, یا فٹافٹ جو چیز وہ مانگ رہا ہے رو کے اور ہم نے اس کو دے دی ہے, تو اس کو پتا ہے کہ میں روؤں گا تو مجھے یہ چیز فوراً مل جائے گی. شیلا, آج کل کے پیرنٹس کو میں بہت لکی سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی بتانے والا نہیں بھی ہے نا, تو اتنی ریسرچ ہے گوگل پہ, اتنا کچھ پڑا ہوا ہے کہ اگر بچہ یہ کر رہا ہے تو اس کو ایسے ہینڈل کرنا چاہیے, بچے کی یہ عادت ہے یا یہ چیز وہ کر رہا ہے تو اس کو ایسے ہینڈل کرنا چاہیے. رونے کے بارے میں, رات کا اسپیشلی رونے کے بارے میں ہم جا کے فٹافٹ اٹھا لیتے ہیں. پوری ایک ریسرچ ہے کہ بچے کو اتنے منٹ رونے دیا جائے تو بچہ جو ہے نا اس کے بعد اس طرح کی وہ کنڈیشن سے گزرے گا, اس طرح کے ایموشن سے گزرے گا, پھر اس کے بعد وہ کام ہو جائے گا, اور پھر اس کے بعد وہ سوئے گا. کیونکہ سب سے زیادہ بڑا پرابلم جو ہم فیس کرتے ہیں میجورٹی, کہ بچہ رات کو نہیں سوتا, بچہ رات کو روتا ہے. بچہ رات کو روتا ہے تو اس میں ہم اس کو ڈمی لگا دیتے ہیں کہ آس پاس والے نیبر ڈسٹرب ہوں گے. لیکن جس گھر میں بچہ ہے, بچہ روئے گا. آپ نے اس کو, وہی بات ہے کہ ہم نے اس کو اپنے طریقے سے کرنا ہے, ہم نے اس کے طریقے میں نہیں ڈھلنا.
ये आपको पता होना चाहिए। अच्छी बात की, हाँ बहुत जी, अच्छी बात। क्योंकि अच्छा बच्चे को हमने ये नहीं कि उसके पीछे भाग भाग के खाना खिलाना है, आपने उसको ये एक भी चेयर में आपने एक जगह पे हमारी पेरेंट्स की, जो हमारी बच्चियां, यंग पेरेंट्स, मुझे इतना एनोइंग लगता है कि उसको ठूंसे जा रही है दिन में। ओवर ईटिंग के अलावा 7-7, 8-8, 10-10 बार बच्चे को बार बार खाना खिलाना, उसको बैक कर बच्चा, रहे हैं। हाँ, और बच्चा लाडला बनाया हुआ है, नहीं लाडला बनाया बच्चा खानी, एक तो चने चबी बनाया वो तो एक चीज है, लेकिन जो लाडले बच्चे बना लेते हैं कि ये बच्चा जो है ना वो नहीं, इसने खाया नहीं, ये खाता नहीं, वो बच्चा भी नखरे, फुल अटेंशन दिए जा रहा है। आप बिलीव करें कि बच्चे को जब भूख लगती है ना, उसने खाना है, 10 बार उसको खाना ऑफर किया जाता है। ठीक है, बहुत एक्सेप्शनल केस होते हैं कि कोई बच्चा खाने से पुट ऑफ है या वो नहीं खा रहा, उसको कोई जेन्युइन कोई मसला है, प्रॉब्लम है। अदरवाइज बच्चा नॉर्मली, यूजली बच्चे को खुद खाना चाहिए एक सर्टेन पीरियड पे। ऑब्वियसली माँ ने उसको फीड करना है, लेकिन एक सर्टेन टाइम पे आके बच्चे को खुद खाना चाहिए, एक एवरेज। ऑब्वियसली इसके ऊपर भी पूरी रिसर्च है। आपने एक रूटीन बनानी है, ये खाने के टाइम है, इसके अलावा मैंने खाना नहीं देना। अगर बच्चे ने हाई चेयर पे बैठ के खाना नहीं खाना तो बेटा आपको खाना नहीं मिलेगा। आपके पीछे पीछे पूरे घर में गंद नहीं फैलाना। अगर लोग कहेंगे हाय तुम कितना जुल्म करी हो शमसा बच्चे पे, उसको खाना नहीं दिया, उसको एक जगह बिठा के, बच्चे को तुमने बांध के बिठाया हुआ, क्यों? और उसके बाद यही पेरेंट जो इतनी ट्रबल फेस करते हैं जब यही पेरेंट रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चे को घर में ट्रेन नहीं किया हुआ। बिल्कुल, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, बच्चा बैठने का आदी नहीं होता, वो आदी नहीं होता, पूरा रेस्टोरेंट डिस्टर्ब करता है। चेयर पे बैठ के क्यों खाएगा, टेबल पे बैठ के क्यों खाएगा? उसे तो भाग भाग के खाना है। हाँ, उसको भाग भाग के आपने खिलाने की आदत डाली है तो वो भाग भाग के ही खाएगा ना जी। तो ये सारी चीजें आपने जरूर देखनी है। जो बच्चियां अभी माएँ नहीं बनी हैं या बनने वाली हैं, या एक बच्चा हो चुका है उसके साथ ये मिस्टेक्स कर चुके हैं, सेकंड बच्चे में ये मिस्टेक मत करें, क्योंकि हमने भी मिस्टेकों से सीखा है। बिल्कुल मिस्टेक से सीखा है, लेकिन ट्राई किया, बहुत ट्राई किया है। और यही कोशिश है हमारी कि हम आपको भी अपने छोटे छोटे थोड़े तजुर्बात बताएं। ये इतना बड़ा टॉपिक है, अगर हम यहाँ पे हर तजर्बा शेयर करने लगे तो मेरे ख्याल में डेज एंड डेज गुजर जाएंगे। लेकिन कोशिश हमारी ये रही थी कि जनरल थोड़ा सा हम आपको बता दें। आप प्लीज़ हमें क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा कि आप मज़ीद इस बारे में क्या पूछना चाहते हैं, हम डेफिनेटली आपको जवाब देंगे इस चैट में जो हमारे पॉडकास्ट के नीचे आ रही है। तो स्टे ट्यून। आई एम श्योर आपको हमारा आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। इसी तरह के मज़ेदार से पॉडकास्ट हम आपके लिए दोबारा भी लेके आएंगे। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ स्टे ट्यून रहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। और अगले पॉडकास्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? अगले पॉडकास्ट में हम बात करेंगे यहीं से आगे कि जब बच्चे की हम घर में थोड़ी सी तरबियत कर लेते हैं और उसके बाद उसने नर्सरी जाना है, बिल्कुल, तो हमने नर्सरी चूज कैसे करनी है और स्कूल चूज कैसे करने हैं और क्या चैलेंजेस आते हैं, और फिर बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है और घर में उसके साथ क्या हो रहा है, घर की तरबियत और स्कूल की तरबियत, इन दोनों को कैसे कनेक्ट करना है, इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में हम इस पे बात करेंगे। तो हमें इजाज़त दें, मुझे और शमसा को, और हमें इसी तरह बहुत सारे लाइक्स, बहुत सारा शेयर करें और इसको फैलाएं प्लीज़। और हम इसी तरह फिर आपके प्यार से ही हम आगे बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।